एक बार की बात है। जयपुर शहर में मीरा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मीरा बहुत गरीब परिवार से थी। वैसे तो मीरा काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मीरा को जो भी लड़के देखने आते वो मीरा की माँ से दहेज में काफ़ी पैसे मांगते थे, जिसके कारण मीरा की शादी नहीं हो रही थी। इतने सारे रिश्ते आए, पर सभी ने दहेज में इतने सारे पैसे मांगे कि हम कहाँ से देंगे। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? तो क्या हो गया, इतने सारे रिश्ते चले गए। वैसे भी मुझे आगे की पढ़ाई करके नौकरी करनी है। इतना कहकर मीरा कॉलेज के लिए चली जाती है। अगले दिन जब मीरा की माँ बाजार सब्जियां खरीदने जाती है, तभी उसे पंडित गंगाधर मिलते हैं। राधे राधे मीनाक्षी जी, क्या हुआ उस उदयपुर वाले रिश्ते का? कुछ बात बनी? राधे राधे पंडित जी। अब क्या बताऊं, सभी लोगों की तरह उन लोगों ने भी दहेज में काफी पैसे मांगे। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है कि मीरा की शादी होगी भी या नहीं। मीनाक्षी जी, आप परेशान मत होइए। मेरे पास एक जोधपुर का रिश्ता है। आप कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, ये भी कोई पूछने की बात है। आप उनसे बात करके उन्हें हमारे घर लेके आइए। जी ठीक है, मैं कल ही उन लोगों से बात करके जल्द से जल्द उन्हें मीरा बिटिया को दिखाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहते हुए पंडित गंगाधर वहां से चले जाते हैं और मीनाक्षी भी सब्जियां लेकर अपने घर को चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब पंडित गंगाधर मीनाक्षी के घर जोधपुर वाला रिश्ता लेकर मीरा को देखने आते हैं। पंडित जी, आप इस वक्त? मीनाक्षी जी, मैं वो जोधपुर वाला रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, अंदर आइए। जिसके बाद पंडित गंगाधर रॉकी और उसके माता पिता के साथ अंदर आकर बैठते हैं। जिसके बाद पंडित गंगाधर मीनाक्षी से कहते हैं। मीनाक्षी जी, मीरा बिटिया कहाँ है? बुलाइए ना उसे। पंडित जी, मीरा तो अभी घर पर नहीं है, वो कॉलेज गई हुई है। चलिए कोई बात नहीं, मीरा बिटिया नहीं है तो क्या हुआ, हम रिश्ते की बात कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने मीरा की फोटो देख ही ली है। जिसके बाद रिश्ते की बातें होने लगती हैं और रॉकी के पिता वीरेंद्र सिंह मीरा की मां से दहेज की बात करते हैं। मीनाक्षी जी, हमें आपकी बेटी मीरा बहुत पसंद आई। वैसे हमारा बेटा रॉकी भी अपनी नौकरी से महीने के 15,000 रुपए कमा लेता है, तो अब हम थोड़ी लेन देन की बात कर लें। जी बताइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वीरेंद्र सिंह मीनाक्षी से दहेज में 2 लाख रुपए की बात करता है। मीनाक्षी दहेज की इतनी रकम सुन उनसे कहती है। 2 लाख? इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं है। अभी तो बस मैं आधे पैसे ही दे सकती हूँ और आधे शादी के बाद दे दूंगी। रॉकी के माता पिता इतने लालची थे कि 1 लाख रुपए के लिए रॉकी और मीरा की शादी के लिए मान जाते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, आप इतना कह रहे हैं तो हम आधे पैसे शादी के बाद ले लेंगे। जिसके बाद रॉकी और मीरा का रिश्ता तय हो जाता है। फिर वो सभी अपने घर चले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब मीरा घर आती है, तब मीनाक्षी मीरा से खुश होते हुए कहती है। मीरा, तुम आ गई। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पता है, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। माँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देखो मेरा बेटा, कितनी मुश्किल से तुम्हारा ये रिश्ता तय हुआ है। तुम तो जानती हो ना कि हम कितने गरीब हैं, और मेरे अलावा तुम्हारा तो कोई है भी नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे रहोगी? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं चैन से मर सकती हूँ। माँ, तुम ऐसा तो मत कहो। अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे उन्होंने दहेज में कितने पैसे मांगे हैं? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। वो जो पंडित जी है ना, भावनगर वाले, उन्होंने ये बात संभाल ली है। तुम उसकी फिक्र मत करो। कुछ दिनों के बाद रॉकी और मीरा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बीतने के बाद एक दिन रॉकी मीरा को कहता है। सुनो मीरा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि आधे पैसे शादी के बाद दे देंगे, पर उन्होंने तो अभी तक दिए ही नहीं। तुम अपनी माँ से बात करो। मेरे पिता कह रहे थे उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। किस चीज के पैसे? मैं तो किसी पैसों के बारे में नहीं जानती। देखो मीरा, तुम नाटक मत करो। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम मेरे घर से चली जाओ। ये बात सुनकर मीरा अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन उस समय उसका फोन कोई नहीं उठाता है। जिसके बाद मीरा अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद मीरा को फोन आता है। फोन पर एक अनजान व्यक्ति मीरा को ये बताता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मीरा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मीरा को होश आता है तो रॉकी मीरा से कहता है। अरे क्या हुआ, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर रॉकी और उसके माता पिता के
होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद रॉकी की माँ रॉकी के पिता से कहती है, अरे ये क्या हुआ? अब हमारे पैसों का क्या होगा? वो तो खुद मर गई और इस बोझ को हमारे सर पर छोड़ गई। मम्मी जी ये आप क्या कह रहे हैं? जिसके बाद रॉकी की माँ मीरा को मारने लगती है। तभी रॉकी भी गुस्से में आ जाता है और मीरा का गला दबाने लगता है और मीरा से कहता है, तुमने और तुम्हारी माँ ने हमें धोखा दिया। उसने कहा था कि वो दहेज के आधे पैसे शादी के बाद देगी, पर अब तो वो मर गई। अब हमारे पैसे कौन देगा? अब जा तू भी अपनी माँ के पास। रॉकी इतना कह ही रहा होता है तभी मीरा हिलना बंद कर देती है और नीचे गिर पड़ती है। अरे क्या हो गया इसे? ये गिर कैसे गई? रॉकी बेटा जल्दी से देखो, कहीं ये मर तो नहीं गई? वीरेंद्र की बातें सुनकर रॉकी मीरा के पास जाता है और उसके सांसें देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि मीरा मर चुकी है। पिताजी ये तो मर चुकी है, अब हम इसका क्या करें? अरे रॉकी बेटा, ये क्या किया तुमने? तुम ज्यादा घबराओ मत, हम इसे कहीं ठिकाने लगा देंगे। जिसके बाद रात होते ही रॉकी एक कार लेके आता है जिसमें वो मीरा को उस कार में रखता है। रॉकी मीरा की लाश को एक पुराने पुल के पास लेकर जाता है और रॉकी उसे उस पुल से नीचे फेंक देता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। जिसके बाद रॉकी अपने घर आकर अपने माता पिता को बताते हुए कहता है, मैंने मीरा की लाश को उस पुल से नीचे फेंक दिया है। अच्छा किया बेटा तुमने, अब हम पे कोई भी शक नहीं करेगा। अगर कोई हमसे मीरा के बारे में पूछेगा तो हम कह देंगे कि मीरा हमारे पैसे चोरी करके भाग गई। चलिए अब हम उस मीरा को भूल जाते हैं और रॉकी की दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं। वैसे मैंने एक लड़की को देखा है, उसके पिता की एक अच्छी सी नौकरी भी है। हम उनसे दहेज में लगभग 5 लाख रुपए तो मांगेंगे ही। 5 लाख रुपए दहेज की रकम सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कल ही लड़की वालों को बुलाने को कहते हैं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो उन्हें कल के कल ही बुला लो। अगले ही दिन रॉकी की माँ टीना और उसके पिता राजेश को रिश्ते की बात करने को बुला लेती है। जिसके बाद वीरेंद्र टीना के पिता से दहेज में 5 लाख रुपए की बात कर लेते हैं और टीना के पिता दहेज के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। तभी टीना रॉकी की माँ से पूछकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी टीना को वॉशरूम में एक चुड़ैल दिखती है। टीना उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। जिसके बाद चुड़ैल टीना से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी जिस लड़के से शादी होने वाली है वो अच्छा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो एक चुड़ैल हो, तो तुम्हें ये सब कैसे पता? जिसके बाद चुड़ैल अपने बारे में सारी बात टीना को बताती है। जिसे सुनकर टीना चौंकते हुए कहती है, क्या रॉकी और उसका परिवार ऐसा है? हाँ तुमने सही सुना, रॉकी और उसका परिवार ऐसा ही है। क्या तुम मेरी उन लोगों से बदला लेने में मदद करोगी? चुड़ैल की ये बात सुन टीना सोचने लगती है और उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी एक योजना के बारे में टीना को बताती है। जिसके बाद टीना वॉशरूम से निकलकर अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा अगर सारी बातें हो गई हो तो हमें घर चलना चाहिए। हाँ बेटा, सारी बातें तो हो गई, चलो अब हम घर चलते हैं। ऐसा कहकर टीना और उसके पिता दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद टीना रॉकी को कॉल करती है और कहती है, रॉकी मेरे पापा ने मेरी शादी तुमसे तोड़कर कहीं और तय कर दी है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी शादी तो तय हो चुकी थी ना, अब वो इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या तुम अपने परिवार के साथ उस पुराने पुल पे आ सकते हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ ही देर में रॉकी और उसके माता पिता उस पुराने पुल पर आ जाते हैं जहां टीना उन लोगों का इंतजार कर रही थी। रॉकी टीना के पास जाकर कहता है, क्या हुआ टीना, तुम्हारे पिता ने अचानक हमारी शादी क्यों तोड़ दी? मैंने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है क्योंकि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी रॉकी के सामने मीरा का चुड़ैल आ जाता है। जिसे देखकर रॉकी डर जाता है और कहने लगता है, अरे ये तो चुड़ैल है। मम्मी पापा जल्दी चलो यहाँ से। रुक जाओ, तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही मीरा हूँ जिसे तुम लोगों ने दहेज के पैसों के लिए मुझे मार के यहाँ फेंक दिया था। अब तुम सब भी मरोगे। चुड़ैल की बातें सुनकर रॉकी और उसके माता पिता बहुत डर जाते हैं और चुड़ैल के पास जाकर कहने लगते हैं, मीरा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर चुड़ैल उन लोगों की बातें नहीं मानती है और उन लोगों को उस पुल से नीचे फेंक देती है।